नमस्कार मित्रों, मैं सुशील त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बेलाग वाणी। मित्रों, कोरोना से हर कोई जूझ रहा है। मतलब अगर इसके शुरुआती दौर से इसकी हम गणना करें तो नवंबर दिसंबर महीने में ये चाइना से शुरू हुआ और अब हम जून के महीने में पहुंच गए हैं और इसके बावजूद इसका कहीं कोई भी ऐसा हल नज़र कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जिसके आधार पे हम ये कह सकें कि अब ये बिल्कुल इस समय तक ख़त्म हो जाएगा। इतने दिन बाद भी कोई वैक्सीन, कोई दावा नहीं कर सकता कि हमने ये वैक्सीन खोज ली है और इतने दिनों में हम इसकी वैक्सीन लाके बाज़ार में आपको उपलब्ध करा देंगे। तो जब कुछ अभी उपलब्ध नहीं हुआ, इतने दिन से हम झेल रहे हैं, पूरी दुनिया लॉकडाउन से जूझ रही है, इसके अलावा सारी अर्थव्यवस्था सब कुछ छिन्न भिन्न सा हो गया है। अब ऐसे में एक प्रश्न उठना बड़ा स्वाभाविक सा है कि आखिर अगर हमें जीना है तो कोरोना के बाद क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, या हमारी लाइफ स्टाइल क्या होगी, और कोरोना के साथ, अगर हमें कोरोना के साथ ही जीना है तो भी हमारी लाइफ स्टाइल और हमारा भविष्य क्या होगा। तो मित्रों, आज इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं इसमें डालूँ उसका नोटिफिकेशन आज मिल जाए, आपको मिल जाया करे। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि अगर हमें कोरोना खत्म नहीं होता है, मान चलिए हम भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि कोरोना जल्दी ही खत्म हो जाए, आपको जल्दी ही इससे निजात मिल जाए, लेकिन अगर कोरोना खत्म नहीं होता है या फिर हमें इसके साथ ही जीना है, खत्म ये चलिए मान लीजिए खत्म भी हो जाए तो भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो हमेशा के लिए बनी रहेंगी। और अगर ये नहीं खत्म होता, हमें इसके साथ जीना है, तो हमारी लाइफ स्टाइल क्या हो सकती है। हम इसमें चर्चा करेंगे कि हमारी जो है ऑफिशियल कल्चर हमारा क्या होगा, कितना बदलेगा, हमारा जो शैक्षिक परिवेश होगा वो कितना बदलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों पर हम इसमें चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए आज बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको आप अंत तक देखिएगा। तो आइए चलें। मित्रों, ये भी हम अभी नहीं कह सकते कि कोरोना जो है अपने पीक पे पहुंच गया है और उसके बाद ये खत्म होना शुरू हो जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ शुरू हो गया है अनलॉक 1 और अनलॉक 1 में बहुत सारी चीज़ों की हमें छूट दी गई है और जितनी छूट हमें मिली उतनी ही तेज़ी से ये और बढ़ता जा रहा है। मतलब हमें अब और ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है क्योंकि बाज़ार खुल गए हैं, बहुत सारी चीज़ें, गतिविधियाँ अब शुरू हो गई हैं, तो और ये तेज़ी से पैर पसार रहा है। आंकड़े आप कहीं से भी देख सकते हैं। तो हमें इससे बचकर ही रहना है। देखिए, सेल्फ हाइजीन करने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा और मास्क और सैनिटाइज़र ये तो आपके जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा बनने जा रहे हैं। अगर आप बाहर कहीं निकल रहे हैं तो आपको मास्क की ज़रूरत पड़ेगी, साथ में हो सकता है आप जो है सैनिटाइज़र भी लेके चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आने वाले समय में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। तो मित्रों, अब सेक्टर वाइज कई क्षेत्रों में क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया जा सकता है, यानी कमांडोज का गठन किया जा सकता है। कमांडोज का काम क्या होगा वो मैं बताऊंगा। कमांडोज मतलब, मेरे कहने का मतलब क्या है, आप ऐसे समझिए इसको कि जैसे हमारी बहुत सारी सेनाएं हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और सीमा पर तैनात हैं, जल सेना है और थल सेना है। इसके बावजूद हमें कमांडो की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें स्पेशल फोर्सेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कमांडोज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जो ये कोरोना है, पश्चिमी देशों ने इसे ब्लैक स्वान का नाम दिया। ब्लैक स्वान का मतलब आप ये समझिए कि एक ऐसा खतरा जो अनजाना है, जिससे हम परिचित नहीं हैं और कभी भी आ सकता है। देखिए, सीमा पे अगर कहीं दो देशों के बीच में तनाव चल रहा है तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ा रूप लेता है। इस दौरान सारी सेनाएं, चाहे उधर की हों चाहे इधर की, वो सतर्क हो जाती हैं और काम करना शुरू कर देती हैं। लेकिन कुछ खतरे ऐसे होते हैं जो अचानक आ जाते हैं और उनसे निपटने के लिए फिर हम तुरंत जो है निर्णय नहीं ले पाते कि क्या करें। तो ऐसे में स्पेशल फोर्सेज बनाई जाती हैं। ऐसे में ब्लैक कैट कमांडो या कमांडो की तैनाती की जाती है और वो वहाँ पहुँचते हैं, व्यवस्था को संभालने में पूरी मदद करते हैं। तो ऐसे ही विभिन्न सेक्टरों में क्विक रिस्पांस टीम तैयार की जा सकती है। जैसे कि मेडिकल सेक्टर में कहीं बाई चांस कहीं किसी क्षेत्र में कोई इस तरह की आपदा आ गई, कोई इस तरह की चीज़ पड़ गई, तो क्विक रिस्पांस टीम तुरंत क्विक करेगी और तुरंत काम करेगी, तुरंत एक्टिव होगी और उस क्षेत्र में वो व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करेगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी क्विक रिस्पांस टीम गठित हो सकती है। इसके अलावा जो है खान पान रेस्टोरेंट की तरफ से भी इन सब चीज़ों में भी क्विक रिस्पांस टीम का गठन हो सकता है। मेडिकल में तो ही है, बैंकिंग क्षेत्रों में भी क्विक रिस्पांस टीम का गठन हो सकता है। बैंक वहाँ भी काम कर सकती हैं क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है बैंकिंग क्षेत्रों में, तो बैंक भी अपने यहाँ क्विक रिस्पांस टीम का गठन कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर बाई चांस इस तरह की कोई आपदा फिर बाद में आती है तो आप जो है उस पर क्विक रिस्पॉन्स करके या जो टीम क्विक रिस्पॉन्स करके कम से कम तुरंत, जो अभी हमने कोरोना के काल में झेला है
कि सब कुछ बंद हो गया और लोग पैसे पैसे को मोहताज हो गए, कहीं जाना है खाने खाने के लिए उनके पास इस तरह की स्थितियां नहीं बनी, तो अगर कोई रिस्पांस टीम होगी तो कम से कम ये स्थिति नहीं बनेगी और हमें जो हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो हमारी ज़रूरत के सामान हैं वो हमें मुहैया होते रहेंगे। तो हम एक चीज़ मतलब तुरंत के जो परेशानियाँ हैं हम उससे बच जाएंगे कोई रिस्पांस टीम गठन होने के बाद। अब इसके बाद जो आता है ऑफिस कल्चर, हमारा ऑफिस कल्चर क्या होगा भविष्य में। देखिए मित्रों, कोरोना के बाद बहुत सारे ऑफिसों ने, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे वो सरकारी हों, उन लोगों ने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया है। वर्क फ्रॉम होम से जो है ऑफिसों को बहुत सारे फ़ायदे हैं, उन्हें पूरा सेटअप तैयार करके नहीं देना है। लोग जब घर से काम करने लगेंगे तो उन्हें ऑफिस में अपना पूरा सेटअप नहीं तैयार कर देना, बहुत सारे खर्चे ऑफिस के होते हैं, वो सारे खर्चे उनके बच जाएंगे। इसके अलावा अगर 30% सोशल डिस्टेंसिंग की इस दौर में अगर ऑफिस में 30% के लोगों से साथ ही काम करना है तो निश्चित रूप से या तो बाकी की नौकरी जाएगी और या फिर वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे, तो एक ये स्थिति शुरू हो सकती है। अब 30% लोग कौन आएंगे? वो 30% लोग होते हैं जो ऑपरेशनल टीम होती है, मतलब जो ऑफिस में काम करती है, यानी कि जिनके बिना ऑफिशियल काम नहीं चल सकता, जो प्रोडक्शन यूनिट में हैं या कहीं और हैं और बिना उनके ऑफिस है वो काम नहीं हो सकता, तो वही लोग ऑफिस में आएंगे। वो 30% लोग उसी में से होंगे, बाकी सारे लोग घर से बैठ के काम करेंगे। अब देखिए एक और कल्चर शुरू हो सकता है और वो है ठेका पद्धति। हालांकि ठेका पद्धति अभी भी चल रहा है, जिसे हम आउटसोर्सिंग का भी नाम दे रहे हैं। इसके अलावा तो ये ठेका पद्धति का जन्म होगा, लोग फ्रीलांसिंग करना शुरू कर देंगे, यानी कि जो है बाहर से कंपनियों से काम लाएंगे, घर पे बैठ के वो काम करेंगे और फिर उन्हें टाइम फ्रेम निर्धारित होगा उनका पहले से, उसमें जो है वो उनको काम करके वापस करेंगे, काम देंगे, उनको पहुंचाएंगे। इसके अलावा छोटी छोटी यूनिटें तैयार हो सकती हैं जो बड़ी कंपनियों से, बड़ी यूनिटों से काम लेंगे और छोटी छोटी यूनिटें अपने यहाँ वो काम लेके आएंगी और लोगों को बांटेंगी। इसमें एक चीज़ तो है कि नौकरियों तो ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन वो नौकरियाँ जो अभी तक आप किसी कंपनी में नौकरी करते थे तो आप ये मान के करते थे कि भाई ठीक है वहाँ जो है अब आपको जो है हो सकता है आप रिटायरमेंट तक वहाँ काम कर सकते हैं, यूनियन भी शुरू हो जाती है। लेकिन अब ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी और जो छोटे छोटे यूनिट हैं वो आपको काम तो जरूर देंगे, आपको काम जरूर मिलेगा, लेकिन वो उनकी शर्तों पे मिलेगा। तो आपको अगर काम करना है तो उनकी शर्तों पे काम करना होगा। पैसा भी ठीक देंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा जो है वो आपको कम मिलेगा, लेकिन जो ये परिवर्तन आएगा इसमें कुल मिला के ये है कि एक अनसर्टेनिटी का दौर हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा कि पता नहीं हमारी नौकरी कब तक चलेगी, ये काम जो मुझे मिला ये कब तक चलेगा, दूसरा काम कब मिलेगा। तो अगर आप किसी यूनिट से जुड़ते हैं, छोटी यूनिट से ही जुड़ते हैं, तो वो यूनिट आपको अपने यहाँ कितने दिन रखेगी, कितना उनका काम चल रहा है, ये सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। तो अगर ये कोरोना और आगे खींचता है और ज़्यादा आगे खींचता है तो इस तरह की स्थितियों से आप दो चार हो सकते हैं। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर आता है वो है शिक्षा का क्षेत्र। मित्रों, ये बड़ी उहापोह की स्थिति है कि हमारे यहाँ शिक्षा की स्थिति क्या होगी। जो अभिभावक हैं वो ये नहीं चाह रहे कि जो है बच्चे, ऐसे माहौल में बच्चे उनके स्कूल जाएं। तो अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो घर पे उनकी पढ़ाई कैसे होगी। तो आप जानते ही हैं बहुत सारे लोगों ने शुरू कर दी है, बहुत सारे स्कूलों ने शुरू कर दी है, और वो है ई स्कूल, यानी वर्चुअल एजुकेशन अब शुरू होगा, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होगी, ऑनलाइन स्टडी शुरू होगी। बहुत सारे स्कूलों ने शुरू कर दी है। इसके अलावा सरकारी संस्थाएं हैं उन्होंने भी शुरू कर दी है, सीबीएसई ने भी बहुत सारी अपनी क्लासेस शुरू कर दी हैं इसके लिए के। लेकिन अब इसमें एक दिक्कत आती है। अभी एक संस्था ने एक सर्वे कराया, उसमें 43% लोगों ने कहा कि उन्हें अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि उन्हें जो है उनके पास इस तरह का सेटअप नहीं है। अगर इंटरनेट है तो वो बहुत स्पीड नहीं है उसकी, तो इस तरह सारी चीज़ें वो करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा अभी यूनिसेफ से जुड़े एक अधिकारी ने ये भी कहा कि निश्चित रूप से ऑनलाइन एक बहुत पावरफुल शैक्षिक माध्यम हो सकता है, लेकिन इससे कितने लोग जुड़ेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30% लोग। तो 20% 30% लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, और वो भी वो जो 20% 30% है वो भी जो शहरों में रह रहे हैं। तो गांव की शैक्षिक व्यवस्था क्या होगी? गांव में तो अभी भी बहुत सारे, खासकर अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो गांव में तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत सारे अभी बिजली प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, या फिर जो हो इंटरनेट की व्यवस्था भी उस तरह नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो वो अपने बच्चों को शैक्षिक कैसे शिक्षा दिलाएंगे, प्राथमिक शिक्षा ही कैसे दिलाएंगे। देखिए मित्रों, एक चीज़ समझ लीजिए आप कि गांव में अभी जो सरकार व्यवस्था करती थी वो भी बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था करती थी प्राथमिक शिक्षा के लिए। मसलन जो है वो बच्चों को कापी किताब भी मुहैया, फ्री में मुहैया कराती थी। इसके अलावा घरों में, स्कूलों में खाने पीने की भी व्यवस्था होती थी, और बहुत सारी चीज़ें भी वो फ्री, शिक्षा फ्री थी।
तो अब उसकी जगह पे सरकार क्या कर सकती है, ये सुझाव है एक विशेषज्ञ का, ये सुझाव है कि सरकार इस पे ये कर सकती है कि बच्चों को, सभी बच्चों को जो भी रजिस्टर्ड हैं, शिक्षा पढ़ने आ रहे हैं, उनको एक ई किट दे सकती है। जैसे किताबें देती थी, ड्रेस देती थी, उनकी जगह पर ई किट दे सकती है। ई किट में उनको टैबलेट दिया जा सकता है, उनको इंटरनेट की सुविधा दी जा सकती है, या उनको मोबाइल भी दिया जा सकता है जिससे कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकें। क्योंकि सरकार को एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए डेवलप करना होगा। अगर यही स्थिति चलती रही तो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए बनाना होगा, और ये इतना आसान नहीं होगा। तो अभी हाल में एक सर्वे हुआ था जिसमें बच्चों ने स्वयं कहा था कि हम जो है एंड्रॉयड या मोबाइल से पढ़ाई करने में हमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, हम उससे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, जैसे जूम क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो और गूगल ने भी अभी सुविधा देनी शुरू कर दी है, फेसबुक ने भी सुविधा देनी शुरू कर दी है कि आप उनके उस पर जो है एक साथ 50 लोग 60 लोग कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए स्कूल भी जाने की स्थिति बच्चों के लिए बनती है, स्कूल जाते हैं, तो जहाँ एक क्लास में 30 से 40 बच्चे बैठते थे, अब वहाँ स्थिति ये हो जाएगी कि कम से कम 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं बैठाए जाएंगे, यानी उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो अगर बाई चांस किसी स्कूल में 100 बच्चे हैं तो उनके लिए कम से कम 5 कक्षाएँ बनानी पड़ेंगी। तो ऐसे में ये शिक्षा थोड़ी सी महंगी भी हो सकती है, लेकिन बेहतर यह है कि अगर ऑनलाइन, थोड़ा सा निश्चित रूप से ऑनलाइन शिक्षा लेने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको, लेकिन जब एक बार आप इसमें बिल्कुल ये अभ्यस्त हो जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि इंटरनेट पे अब भविष्य में क्या होगा कि एनसीईआरटी से जुड़ी या भी जो लोकल बॉडीज़ के बोर्ड्स हैं, शैक्षिक बोर्ड्स हैं, या जो राज्यों में जो शैक्षिक बोर्ड्स हैं, वो अपने यहाँ की जितनी भी किताबें हैं वो सारी इंटरनेट पे डालेंगे। और इसके अलावा उसमें विशेषज्ञों की जानकारियाँ भी होंगी, उसमें बहुत सारे अच्छे नोट्स भी पड़े होंगे। तो आपको बहुत सारा जो है कंटेंट मिलेगा इंटरनेट पे। जान है तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी होगा। तो आप घर पे रह के पढ़ाई करें तो ज़्यादा बेटर है, और आपको हर चीज़ इंटरनेट पर ही मिल जाएगी, हर चीज़ इंटरनेट पे ही मुहैया हो जाएगी। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो विशेषज्ञों से भी आप उसमें जुड़ सकते हैं, उससे अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो जो ये ई लर्निंग जो स्टडी शुरू होगी, या ई पाठशाला भी सरकार शुरू करने में विचार कर रही है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर आपकी जो शैक्षिक स्थिति है वो बहुत बेहतर हो सकती है, बशर्ते कि आप इसको समझें और हालात को समझने के बाद आप इससे जुड़ें। और इसके बाद इसमें अगर एक बार आपकी आदत पड़ गई, एक बार आपकी हैबिट पड़ गई, तो फिर आपके लिए इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता है। तो ये तो शैक्षिक स्थिति रही। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हम जो हमारा जो यातायात व्यवस्था होगी, या जो है अभी तो देखिए, अभी यातायात व्यवस्था जो अभी शुरू हुई है उसमें ही ये हो गया कि एक बस में 70 सवारियाँ बैठती हैं, तो अब 20 से 25 सवारियाँ ही बैठेंगी। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में यातायात व्यवस्था भी थोड़ी सी हो सकता है अब महंगी हो जाए, क्योंकि जो 70 सवारियाँ ले जाते थे वो 25 सवारियाँ ले जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से वो किराया तो बढ़ेगा ही, लेकिन ये आपके जो है जीवन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए इन सारी चीज़ों को फॉलो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट में भी बड़ी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। देखिए, अभी तक क्या होता था कि जो वीकेंड पे लोग आउटिंग पे जाते थे, अपने परिवार के साथ जाते थे, और जो होटलों में या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे, वहाँ काफ़ी चहल पहल और काफ़ी भीड़ होती थी। तो हम उससे जुड़ते थे और वहाँ जो है जाके बैठ के पूरे परिवार के साथ एंजॉय करते थे। लोग रेस्टोरेंट में बाहर पार्टियाँ भी देने लगे थे। तो अब ये दौर ख़त्म हो हुआ। वो रेस्टोरेंट जिनके पास बहुत सारा स्पेस है और वो जो है दूर दूर लोगों को बैठा के सर्विस देने की इच्छुक हैं, तो वो तो कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत रेस्टोरेंट नहीं हैं, जो छोटे रेस्टोरेंट हैं उनके यहाँ ये स्थिति नहीं बन पाएगी। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको घर पे वो सारी चीज़ें मुहैया कराएंगे। आप जो भी आपके खाने से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी आपको घर भिजवाई जाएगी, और आप घर पे रह के ही जो होटल का आनंद ले सकते हैं। इसके बाद निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारी खुशियों पे आपके ग्रहण लगेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। शादी विवाह में आपने देख ही लिया, अभी से सरकार ने जो है रिस्ट्रिक्शंस कर दिए कि 50 से ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे। इवन अगर किसी के यहाँ कोई कैजुअलिटी होती है तो भी उसमें 10 से 20 से ज़्यादा लोग नहीं जा पाएंगे। अब इसमें क्या हुआ कि जो ऐप्स आए हैं, जूम हैं या फिर जो है और भी बहुत सारे लोग हैं, तो पूरा परिवार उनसे जुड़ जाता है और अब वीडियो कॉलिंग भी शुरू कर दी है। लोग यहाँ तक हालत हो गई कि लोगों ने जूम ऐप्स पे भी या इन्हीं सारे सोशल मीडिया पे या इन्हीं सारे ऐप्स पे जो है लोगों ने पार्टियाँ करनी भी शुरू कर दी हैं, जिन्हें वर्चुअल पार्टियाँ कहते हैं। अभी जो है सरकारी जो राजनीतिक दल हैं वो वर्चुअल रैलियाँ करने लगे हैं। वैक्सीन आ भी जाए तो भी शायद हम पहले जैसी स्थिति में ना आ पाएँ। तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, और जो भी हमें करना है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, इसके अलावा जो है मास्क, सैनिटाइज़र, ये भी सारी चीज़ें जीवन का हिस्सा बनने जा रही हैं। अब ये कुछ चीज़ें जो शुरू में लोगों को थोड़ा सा बड़ा ऑड सा लगता था कि ये नया शब्द कहाँ से आ गया, अब ये नए नहीं रहेंगे, आपके जीवन के साथ जुड़ जाएंगे। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।